Dr. Praveen for giving us an opportunity in this prestigious conference. And good evening, ladies and gentlemen. This talk would be on tips to keep our kidneys healthy. And for this, I invite a chairperson, Dr. A.C. Agarwal sir. Dr. Madhu Lumbas, ma'am, please come up on the dais. And our speaker, Dr. Sanjeev Gulati. And Dr. Gulati would be just a brief story telling you the importance of kidney in our body. एक बार एक एथलीट था, 6 फुट लंबा चौड़ा, बिल्कुल हष्ट-पुष्ट, उसके सब और बहुत एटीट्यूड से रहता था। तो एक दिन उसके जब वो सो रहा था, सारे ऑर्गन्स बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि कौन सबसे सुपीरियर है इस शरीर में। तो सबसे पहले तपाक से ब्रेन बोला कि ऑब्वियसली मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ, क्योंकि अगर मैं कमांड ना करूँ तो कुछ भी नहीं हिल सकता है, पैर कदम चल नहीं सकते, हाथ बढ़ नहीं सकता, तो सबसे सुपीरियर मैं ही हूँ। और सबने फालिज का हर्ष देखा है, अगर मरीज को हो जाता है, उस लेटा रहता है, वो चल नहीं पाता है। तो हार्ट बोला, अरे तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, मैं सबसे सुपीरियर हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ खून दौड़ाता हूँ पूरे शरीर में, और सब जानते हैं अगर खून नहीं दौड़ेगा तो शरीर चल ही नहीं सकता है। फिर उधर से फेफड़ा बोला, अरे वाह, तुम दौड़ाते हो खून, मगर ऑक्सीजनेट तो हम ही करते हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन ना देंगे तो क्या होगा, तुम्हारा खून नीला पड़ जाएगा, शरीर नीला पड़ जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, उसका दम घुट जाएगा, वो नहीं चल सकता। बीच में गुर्दा जो थे, जो बहुत काम कर रहे थे, वो भी थोड़ा बोलने की कोशिश करे, भाई हम लोग की भी सुनो। तो तभी लिवर ने उसको डांट दिया, अरे गुर्दे तुम लोग चुप बैठो, शांति से बैठो, छोटे छोटे हो, मुट्ठी बराबर हो, 150-150 ग्राम के हो, पीछे पड़े हुए रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में, तुम क्यों अपनी बोल रहे हो, सबसे सुपीरियर मैं हूँ, मैं 1.5 किलो का हूँ और मेरे अंदर सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मैं एल्ब्यूमिन बनाता हूँ, मैं कोलेस्ट्रॉल बनाता हूँ, तो मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ। पेट बोला, अरे रहने दो, मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं खाना पचाता हूँ, शक्ति देता हूँ, न्यूट्रिशन देता हूँ बॉडी को। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोला कि नहीं भाई, सबसे सुपीरियर तो मैं हूँ, देखो मेरी हड्डी कितनी स्ट्रांग हूँ, मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मेरे मसल्स देखो कितने पावरफुल है, मैं दौड़ाता हूँ, और ये शख्स जो है देखो मैराथन में कितनी कितनी प्राइजेस जीत चुका है, सब क्योंकि ही हैज़ अ वेरी स्ट्रांग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। गुर्दे बेचारे बहुत निराश हो गए, फिर कुछ बोलने को चले, तो सबने उसको टपट दिया, दोनों गुर्दों को, तुम बिल्कुल शांति से बैठे रहो, तुम हम लोग का जो कूड़ा कचरा है वो फेंकते रहो शरीर से बाहर, तुम्हारा बस यही काम है, और बिल्कुल शांति से बैठो, आवाज़ मत निकालना। तो गुर्दे शांत हो गए, मगर थोड़े नाराज भी हो गए, उन लोग ने काम करना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो इतना लंबा चौड़ा बलिष्ठ बलवान शरीर था, पीला पड़ने लग गया, उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप करने लग गया, उसका पेट रिवोल्ट करने लग गया, उसको उकाइयाँ आने लग गई, उल्टियाँ आने लग गई, अच्छा अच्छा खाना सामने आया, उसको देखते ही वो बिल्कुल उकाने लग गया, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लग गई, बिल्कुल फ्लैबी हो गए मसल्स उसके, स्केलेटन का तो पूछिए ही नहीं, उसको सांस लेने में भी उसकी पसलियाँ दर्द करने लग गई, और जरा सा चले, जरा से चोट लगे, हड्डी टूटे उसकी, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, वो सोच समझ नहीं सका, वो अनशन चीज़ें बोलने लग गया, उसके डिसीजन मेकिंग्स खराब होने लग गए, हार्ट फैल गया, पंप नहीं कर पा रहा, छाती जो है वो क्या कर रही है, वो प्यूरिफाई नहीं कर पाई, वो उसकी सांस उखड़ने लग गई, उसमें पानी भर गया, तो ले दे के सारा शरीर तहस नहस हो गया। उस जो 6 फुट लंबा एथलेटिक बॉडी थी, बिस्तर पे लेट गई, उसका खाना पीना, सांस लेना, सब चीज़ दूभर हो गया। फिर रात में एक सब ऑर्गन्स ने इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई और बोला, ये क्या हो गया, हम लोग कोई भी चीज़ काम नहीं कर पा रहे हैं, ना हम लोग खा पा रहे हैं, ना सांस ले पा रहे हैं, ना पानी पी पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या हो गया। तो ज़रूर गुर्दा नहीं काम कर रहा है, तो इस वजह से हम सब लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा समझा बुझा के, फैला फुसला के गुर्दों को बुलाया, मनाया, और बोला कि भाई हम लोगों से बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, और आप ही हो सर्वश्रेष्ठ
जब आप सही रहोगे तो हम सब लोग सही रहेंगे, और ये जो सर्वश्रेष्ठ ऑर्गन का जो ताज है वो आप ही के सर पे शोभा देगा। और आप फिट रहोगे तो आपकी फिटनेस है हमारी फिटनेस है। तो इतनी इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में किडनीज की, जो कि एक बहुत छोटे ऑर्गन हैं, बहुत लाइट वेट ऑर्गन हैं, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में रहते हैं, मगर वो हमारी पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। तो इसी के साथ मैं अब माइक डॉक्टर AC अग्रवाल सर को देना चाहूँगी, और वो हमारे जो स्पीकर हैं आज जो दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर संजीव गुलाटी का इंट्रोडक्शन। डॉक्टर संजीव गुलाटी बेसिकली पीडियाट्रिशियन टर्न नेफ्रोलॉजिस्ट एंड संजय गांधी के पढ़े हुए हैं। और सर आप आइए जरा 2 शब्द बोलिए इनके। We have this enlightening session, and the talk will be delivered by Dr. Sanjeev Gulati. He is the chairman nephrology at the Fortis Hospital, NCR, and the senior secretary North Zone, ex-president of the ठीक है, with permission of Dr. AC Agarwal, I'll read out. Dr. Gulati currently is chairman nephrology at Fortis Group of Hospital, NCR. He is currently secretary North Zone Chapter, Indian Society of Nephrology. He has been ex-president of Delhi Society of Nephrology, ex-vice president Indian Society of Organ Transplant, ex-member governing body of Indian Society of Nephrology, and he was previously, as I told you, additional professor in nephrology SGPGI, and he has been an associate professor in nephrology at McMaster University, Hamilton, Canada, and he was basically a pediatrician. He did his MD pediatrics from Chandigarh, and then he did his DM from DM nephrology from SGPGI, and he is recipient of very prestigious J.M. Patel Oration by Indian Society of Organ Transplant for his wonderful work in kidney transplantation. And above all, he is a gem of a nephrologist, and he has 25 years of experience in nephrology. And he comes to our help whenever called, and we welcome you, Dr. Gulati, with our whole heart. Good afternoon, everybody. At the onset, I'd like to thank Dr. Katiyar and Dr. Archana Bhadoria for giving me this unique privilege to talk to you about kidney diseases. जैसे कि डॉक्टर अर्चना ने भी आपको थोड़ा किडनी के बारे में बैकग्राउंड बताया, तो आज का लक्ष्य ये है कि आप अपने गुर्दे को जानिए, यानी नो योर किडनीज। अभी आपसे पहले, मेरे से पहले एक टीबी के बारे में बताया गया कि टीबी एक एपिडेमिक है, और जैसे डॉक्टर शाह साहब ने बताया कि काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल आ रहा है। लेकिन जो दूसरा उभरता एपिडेमिक है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ का है, और उसमें अब हम हार्ट की बीमारी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि गुर्दे की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और क्या हम कर सकते हैं, गुर्दा का क्या काम है और कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं इस वेलनेस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि आपने ये सोचा कि ये कॉन्फ्रेंस हर साल 2014 से कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। हमेशा बीमारी को प्रिवेंट करना आसान है, और चिकित्सकों का भी ये पहला लक्ष्य रहता है कि किसी तरह बीमारी ना आए। और इस सेंस में आई थिंक ये कॉन्फ्रेंस बहुत यूनिक है कि डिफरेंट स्पेशलिटीज़, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम करें ताकि बीमारी ना हो पाए। तो जैसे कि डॉक्टर अर्चना ने बताया, हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। इनको ये रीनल आर्टरी सप्लाई करती है, किडनी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जो ज़्यादा पानी है जहर के साथ ये यूरेटर द्वारा पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और उसके बाद ये मूत्र यानी यूरिन के रूप में बाहर आ जाता है, इसमें सारे टॉक्सिन्स होते हैं। तो
2 किडनीज होती हैं, ये फिश साइज यानी एक मुट्ठी बराबर होती हैं, चुपचाप काम करते रहती हैं 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, और 1180 लीटर ब्लड हर मिनट ये फिल्टर करती हैं। ये आपको जान के आश्चर्य होगा। यूरेटर्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा। तो ये इसकी इनकी मदद करते हैं। ये पूरे यूरिनरी सिस्टम बोला जाता है, ताकि जो जहर हर मिनट पैदा हो रहा है शरीर में वो बाहर निकले। तो ये तो खून का एक हम बैरियर, मैंने फिल्ट्रेशन बैरियर दिखाया है, जिससे कि ये जो ज़्यादा पानी है और जहर है और जो केमिकल वो बाहर निकलता है। सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर होते हैं। इसके साथ साथ ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि किडनीज के और भी बहुत काम है। वो है केमिकल्स का बैलेंस बनाए रखना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सब को बैलेंस रेगुलेट करने में किडनी का बहुत अहम रोल है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी किडनी का बहुत अहम रोल है, और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन यानी हीमोग्लोबिन आपका बनता रहे इसमें भी। तभी आप, जैसे डॉक्टर अर्चना ने बताया कि गुर्दा काम करना बंद हो जाए तो हर एक ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। तो किडनी का अगर हम माइक्रो स्ट्रक्चर देखें तो ये एक नेफ्रॉन होता है। 10 लाख नेफ्रॉन एक हर एक दोनों किडनीज में होते हैं। ये खून यहाँ से आता है एफरेंट आर्टीरियल से, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप आता है, इधर से फिल्ट्रेशन होती है, एक्सेस वाटर ये यहाँ पे ट्यूब्यूल में जाता है, बाकी रक्त इधर एफरेंट आर्टीरियल से वापस आता है। और ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में जो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, एनायंस, कैटायंस रीअब्सॉर्ब होते हैं, सिक्रीट होते हैं, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से जो एक्सेस वाटर और यूरिया, क्रिएटिनिन और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं एक यूरिन के फॉर्म में। तो गुर्दे की बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, ताकि हम उनको पहचान सकें या लोगों को जागरूक कर सकें कि आपको किडनी की बीमारी है। कैसे पता चले कि गुर्दा काम कर रहा है या नहीं? हाँ, अगर आपकी आंखों के आसपास सूजन आ रही है, बैक में पेन हो रही है, पेशाब करने में दिक्कत है, पेशाब में खून आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको गुर्दे की बीमारी हो। कई बार अर्ली स्टेज में गुर्दे की बीमारी में कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए किडनी डिजीज को एक साइलेंट किलर भी बोला जाता है। ये जो सिम्टम्स आते हैं किडनी की डिजीज में बहुत लेट आते हैं। फ्रॉदी यूरिन, यूरिन में झाग आना और भूख कम लगना, जब किडनी बिल्कुल ही डैमेज हो जाती है, थकान हो जाती है, खून नहीं बनता, बिल्कुल एनीमिक फेल हो जाते हैं, सांस फूलने लगता है क्योंकि वाटर एक्यूमुलेशन लंग्स में हो जाती है, एसिड लेवल बढ़ जाता है, और फाइनली पेशेंट कोमा में जा सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। तो बॉडी के हर एक ऑर्गन को जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं निकल रहे हैं वो डैमेज करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादातर अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज साइलेंट किलर है। नो साइंस और सिम्टम्स कैन बी रिकग्नाइज। अगर आते भी हैं तो बड़े वेग होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, भूख कम लगना, ये बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और ये बाकी पेट की बीमारी में भी हो जाते हैं। तो इसलिए किडनी की बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार ये देखा गया है कि रात को यूरिन ज़्यादा आता है, यूरिन या दिन में यूरिन कम आता है, रेड कलर यूरिन आता है, ज़्यादा यूरिन आना या कम आना, ये दोनों गुर्दे की बीमारी के लक्षण हैं कि और बीमारियों में भी हो सकते हैं। जलन हो रही है या झाग आ रही है या ब्लड आ रहा है, तो इसमें ऑब्वियस हो जाता है कि किडनी की बीमारी है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, कई बार कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे। बैक एक अगर हो रही है, पीछे से आगे आ रही है, बाकी बीमारियों में भी होती है, हड्डी की बीमारी में भी होती है। खासकर अगर ये पेन अगर यूरिन पास करने के टाइम हो रही है तो हो सकता है कि आपको किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो। सूजन आने के कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक गुर्दे की बीमारी भी होती है, हार्ट डिजीज में भी हो जाता है, लिवर डिजीज में भी हो जाता है। तो अगर पैरों में, आमतौर पे लोग कहते हैं कि ज़्यादा चल लिया, पैरों में सूजन आ गई, वो गलत है। अगर सूजन आ रही है, निश्चय ही कोई ना कोई खराबी ज़रूर है, और किडनी की बीमारी के जांच जरूर होनी चाहिए। चप्पलें टाइट हो जाती हैं, रिंग्स आप पहन नहीं सकते, हाथों में सूजन होती है, तो ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बताते हैं कि हो सकता है कि आपको किडनी की बीमारी हो। साथ साथ ये देखा गया है कि पेशेंट को जल्दी थकान हो जाती है, यानी खून, उसका कारण क्या है कि ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाती है। वो क्यों होती है क्योंकि किडनी में हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन, जो एक्ट करता है
एरिथ्रोपोइटिन बनता है जो जाके बोन मैरो में एक्ट करता है। तो एरिथ्रोपोइटिन अगर नहीं बनेगा तो बोन मैरो से ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, इसलिए खून की कमी होना गुर्दे की बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, ये अक्सर देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर सुन के लोग इमीडिएटली हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हार्ट और हाई ब्लड प्रेशर हार्ट को डैमेज करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का तो मूल कारण है वो किडनी की वजह से है। क्यों? क्योंकि किडनी जो है सोडियम रीअब्सॉर्ब करती है और सोडियम बैलेंस मेंटेन करती है। अगर सोडियम बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और गुर्दे की बीमारी का एक अर्लीस्ट सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर होता है। यही नहीं, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो गुर्दे की बीमारी पैदा भी कर देता है और गुर्दे की बीमारी तेजी से बिगड़ भी जाती है। अगर ऐसे पेशेंट को सांस भी फूलने लग जाता है, सांस क्यों फूलता है? एक तो लंग्स में फ्लूइड हो जाता है, यूरिन कम बन रहा है, इकट्ठा हो जाता है, पानी लंग्स में हो जाता है, हार्ट की पंपिंग इफेक्ट होती है किडनी के टॉक्सिन्स की वजह से, इसलिए भी सांस फूलता है। और तीसरा, ब्लड फॉर्मेशन कम रहती है, एनीमिक होते हैं। तो इन 3 वजह से सांस फूलने लगता है और ये हर पेशेंट जो जिसका सांस फूल रहा है उसकी गुर्दे की बीमारी के जांच होनी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के भी सिम्टम्स आ जाते हैं, नोजिया, मुंह का स्वाद खराब होना, मेटालिक टेस्ट, वॉमिटिंग, भूख कम लगना और वजन कम होना, तो ये भी गुर्दे की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। बोन डिजीज, तो गुर्दा का एक बहुत अहम रोल होता है अपनी बोन्स को हेल्दी मेंटेन करने के लिए। कैल्शियम गुर्दे की बीमारी में देखा गया है कि क्योंकि एसिड लेवल बढ़ जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम जो एक बफर होता है वो लीच आउट होता है, तो बोन्स में कैल्शियम की कमी आ जाती है, विटामिन डी की कमी आ जाती है। इस वजह से बोन्स बहुत वीक और ब्रिटल हो जाती हैं और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, यानी जरा सी चोट लगने पे भी फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे आमतौर पे हमें कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये भी एक गुर्दे की बीमारी का लक्षण हो सकता है। यही नहीं, कैल्शियम फॉस्फोरस जब बढ़ता है तो वो स्किन और नेल चेंजेस भी आ जाते हैं। तो जैसे कि मैं बताता जा रहा हूँ, हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है, और अगर आप कुछ भी ये देख रहे हैं तो जरूर सोचें कि गुर्दे की बीमारी है। तो अगर हमने गुर्दे की बीमारी से बचना है तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि क्या कारण है गुर्दे की बीमारी के। तो ये आज की तारीख में 4 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 पे है डायबिटीज यानी मधुमेह, नंबर 2 पे है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नंबर 2 पे हाइपरटेंशन, नंबर 3 पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, 4 पे सिस्टिक किडनीज। और आज से लगभग 15 साल पहले संजय गांधी पीजीआई में हम लोगों ने रिसर्च की थी, जिसमें हमने बताया था कि हमारे देश में भी मधुमेह की बीमारी गुर्दे फेलियर का एक अहम कारण बन गया है, क्योंकि उससे पहले लोग सोचते थे ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की ही बीमारी है, लेकिन ये हमारी रिसर्च थी संजय गांधी पीजीआई से, जिसमें हम लोगों को वार्न किया था कि डायबिटिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मुख्य कारण बन चुका है। और उसके बाद बाकी सेंटर से भी ऐसी स्टडीज़ आई, और आज की डेट पे नंबर 1 कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है डायबिटीज़, नंबर 2 पे हाइपरटेंशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, हाइपरटेंशन और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो आप आसानी से गुर्दे की बीमारी से बच सकते हैं। तो जैसे कि बताया मैंने कि गुर्दे की बीमारी अर्ली स्टेज में ये सिम्टोमेटिक होती है, और काफ़ी हद तक, जैसे अगर 100% किडनी का फंक्शन हम नॉर्मल माने तो जब तक 15-20% पे नहीं आता, लक्षण नहीं आते, तो ये सिम्टोमेटिक होती है। इसीलिए गुर्दे की बीमारी पकड़नी है तो रेगुलर चेकअप कराने चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास मरीज आ रहे हैं ज़्यादातर बहुत लेट हो जाता है। 80% ऑफ द किडनीज आर डैमेज जब पहले लक्षण आते हैं, और इसीलिए एनुअल हेल्थ चेकअप एकमात्र तरीका है अगर हमने इस बीमारी से बचना है, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक स्टेज में हेल्थ चेकअप में हमें पता चल जाएगा कि हमारे किडनीज काम कर रही हैं या नहीं है। तो कौन से ऐसे चेकअप हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किडनीज डैमेज है या नहीं, और ये चेकअप कोई भी बिल्कुल महंगे नहीं है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। तो अगर तो आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है या किडनी डिजीज़ है, तो ऐसे टेस्ट आपको रेगुलरली कराने चाहिए। क्या है ये टेस्ट? किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिन टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन, ब्लड सेल्स, शुगर करने चाहिए, और साथ में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर अपना चेकअप कराएं। तो लगभग 100-200 रुपए के अंदर ये सारे टेस्ट हो सकते हैं। अगर आप साल में एक बार अपने ये चेकअप कराएं तो आप गुर्दे की बीमारी से बच सकेंगे। लेकिन हमने देखा है कि ये ऐसा नहीं होता है।
हम अपनी गाड़ी को तो गैरेज में जरूर सर्विसिंग के लिए भेज देंगे हर 3-6 महीने में, लेकिन अपने चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास या लेबॉरेटरी में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। लेकिन अगर गुर्दे की बीमारी का हमें डायग्नोज करना है तो सिम्टम्स का इंतजार नहीं करना है। तो ये देखा कई बार डॉक्टर लोग भी हम मेरे से पूछते हैं कि किडनी की बीमारी अगर एक बार हो गई, गुर्दे की बीमारी हो गई तो इरिवर्सिबल डिजीज है, क्या फ़ायदा उसको पकड़ने का। तो ये एक रिसर्च आई थी कि क्या फ़ायदा है अर्ली स्टेज में किडनी की बीमारी पकड़ने का। तो यहाँ पे है किडनी फंक्शन परसेंटेज, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के तौर पे जाना जाता है। तो 100% किडनी फंक्शन है, और धीरे धीरे जब किडनी डैमेज हो तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ये कम होता जा रहा है, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 5-7 साल में किडनी फेल हो जाएगी और आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो अगर आप इस स्टेज पे पकड़े, दवाइयाँ शुरू करें तो 2 साल और, यानी 50% किडनी फंक्शन पे पकड़े। 50% किडनी फंक्शन इसलिए लिया गया है कि जितने भी ब्लड टेस्ट हैं वो तभी एबनॉर्मल होते हैं, यानी यूरिया क्रिएटिनिन, जब किडनी फंक्शन 50% है। यानी 100 से लेके 50% पे सिम्टम्स तो क्या, ब्लड टेस्ट ही नहीं पकड़ पाएगा यूरिया क्रिएटिनिन की आपकी किडनीज डैमेज है। अक्सर जो पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आए तो 2-3 साल हम लोग मैनेज कर लेते हैं किडनी डिजीज, लेकिन अगर हम यहाँ पकड़ा जाए 75% पे, तो देखिए हम और इसकी किडनी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। और 75% अर्ली स्टेज पे कैसे पकड़ा जाए ये मैं आपको बताऊंगा। इसका तरीका होता है EGFR के लिए, यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो एक आजकल फार्मूला बेस्ड मेथड से भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है। क्रिएटिनिन का एक फार्मूला होता है, वो आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो, या आपकी लेबॉरेटरी भी क्रिएटिनिन से EGFR कैलकुलेट करेगी, तो वो 50% पे नहीं 75% पे भी आपका बता देगा कि आपको किडनी की बीमारी है। किडनी की डिजीज 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी, एक होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो हर प्रकार की किडनी की बीमारी लाइलाज नहीं होती है। एक्यूट किडनी डिजीज में किडनी साइज मेंटेन रहता है, और इसमें अगर आप पेशेंट को हम पकड़ लें, उसके डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल किडनी डिजीज होती है और पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। इसलिए ये मायूस होना कि किडनी की बीमारी हो गई है ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी एक्यूट किडनी डैमेज है तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर आपकी किडनी डिजीज लेट डैमेज हुई है और किडनी श्रिंक कर गई है, तो खासकर अगर आपको डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर आप का ज़्यादा इलाज क्योर नहीं हो सकता। हाँ, बीमारी को दबाया जा सकता है और किडनी की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने गुर्दे के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज को ट्रीट करने का और कोई रास्ता नहीं है। अभी तक साइंस में के हिसाब से जो एलोपैथिक साइंस है उसमें ऐसे हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि किडनी की लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि कितना किडनी का फंक्शन है और क्या कारण है किडनी डिजीज़ का। थोड़ा डाइट ऑल्टर करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हाँ, अगर किडनी डिजीज़ बहुत डैमेज हो चुकी है, 10% से कम है, तो फिर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई उपचार नहीं रह जाता। कैसे पता चले कि किडनी की डिजीज़ है? आपको किडनी फंक्शन टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, ब्लड शुगर जरूर कराइए, क्योंकि ब्लड शुगर एक अहम कारण है किडनी की बीमारी का। अल्ट्रासाउंड बहुत ही सस्ता है, टेस्ट है, 400 रुपये में हो जाता है और वो बताता है कि किडनी का साइज़ क्या है, किडनी श्रिंक तो नहीं हो गई है। और यूरिन का टेस्ट, और ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर हम ये पहले 4 टेस्ट करें तो हमें पता चल जाएगा। कुछ पेशेंट्स में हमें बायोप्सी करनी पड़ती है और ये भी कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, 1000-2000 बायोप्सी हो जाती है। तो अगर हम ये सब टेस्ट कर लें तो हमें किडनी की बीमारी की जड़ तक पहुँच सकते हैं। डाइट प्लान, एक तो जैसे बताया गया आपको कि किडनीज जो ज़्यादा पानी है शरीर में वो निकालती है, तो थोड़ा अगर डिपेंडिंग ऑन कि कितनी किडनी की बीमारी है, क्या कारण है, थोड़ा फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन तो करनी पड़ेगी। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, इस पे बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं। हाँ, आपको बहुत हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, और हाई प्रोटीन डाइट होती है वेस्टर्न डाइट। जो लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। इंडियन डाइट एज सच एक लो प्रोटीन डाइट है, तो इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो आपको बहुत ज़्यादा
प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट नुकसान होता है। ये जब तक हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो दाल खाना बंद कर देते हैं, पनीर खाना बंद कर देते हैं, बहुत कमज़ोर मेल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं। तो ये बहुत एक गलत धारणा है और उनको ये एडवाइस दी जाती है, सिवाय किडनी के डॉक्टर के बाकी सब लोग। डाइट में हमने देखा है कि डॉक्टर के अलावा सारी दुनिया किडनी की डाइट की एक्सपर्ट बनी होती है। पड़ोसी, घर वाले, बाकी लोग, हमारे ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स भी इसमें आते हैं। उनको भी ये जानना जरूरी है कि जो इंडियन डाइट है वो वेजिटेरियन डाइट है, वो आइडियली सूटेड है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन ना करें, दालें उनको खाने दें, नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे, इन्फेक्शन ज़्यादा होंगी। हाँ, नमक कम करना ज़रूरी है। ये जैसे कि मैंने बताया, मीट, फिश, चिकन ये सब अवॉइड करें। कोलास जो आजकल फैशन बन गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं क्योंकि फॉस्फोरस रिटेंशन होती है। और नमक सबसे ज़रूरी है, नमक को कम इस्तेमाल करें। जितना नमक ज़्यादा लेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है, ये इरिवर्सिबल है। दवाइयाँ हैं किडनी की लाइफ बढ़ा देंगी। जो गुर्दे बिना दवाइयों के कुछ महीने चलेंगे, हम उनको कई साल खींच सकते हैं दवाइयों के सर पे। और क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं? डायबिटिक्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, आयरन टॉनिक्स और फॉस्फोरस को कंट्रोल करने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि फॉस्फोरस लेवल बढ़ेगी तो वो हार्ट डिजीज़ पैदा कर देती है। और हार्ट डिजीज़ बहुत अहम कारण है कि किडनी पेशेंट्स में डेथ का। जब किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी 10% से कम आ जाती है, तो कोई और इलाज नहीं है सिवाय डायलिसिस के या किडनी ट्रांसप्लांट के। उस समय हमें ज़्यादा पानी और जहर है वो दोनों निकालना है, और दवाइयाँ कोई काम नहीं करेंगी, चाहे वो एलोपैथिक सिस्टम हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। अर्ली स्टेज में ज़रूर कोई रोल होगा, लेकिन इस स्टेज में मरीज़ को या डायलिसिस कराना चाहिए या ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो डायलिसिस के क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, एक हीमोडायलिसिस होता है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। हीमोडायलिसिस को ब्लड डायलिसिस भी बोला जाता है। इसमें एक डायलाइजर यानी आर्टिफिशियल किडनी बाहर मशीन के साथ लगी होती है। जो पेशेंट का ब्लड है वो यहाँ से बाहर जाता है, आर्टिफिशियल किडनी में जाता है, वो प्योरीफाई होता है और एक ट्यूब द्वारा वापस उसकी वेन में पंप कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को संभव करने के लिए एवी फिस्टुला नामक एक सर्जरी, माइनर सर्जरी करनी पड़ती है। अगर ये सर्जरी हुई है तो बहुत ही सरल है ये प्रोसेस हीमोडायलिसिस। हाँ, हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर कराना पड़ेगा। एक बार या महीने में एक बार डायलिसिस कराने से अच्छा कुछ मत कराइए, अपने वो भी पैसे बचाइए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरा डायलिसिस का प्रोसेस होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या है, एक एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है। इसमें एक खास किस्म का फ्लूइड हम पेट में एक नली द्वारा डालते हैं। ये नली हम सर्जरी करके, माइनर सर्जरी करके डाल देते हैं और नली पेट में पड़ी रहती है। ये फ्लूइड यहाँ डाला जाता है, इसको 4 से 6 घंटे इसमें छोड़ देते हैं। जितना भी खून में जहर है वो इसमें आ जाता है और फिर उसको खाली कर दिया जाता है और एक फ्रेश पानी डाल दिया जाता है। इस डायलिसिस की प्रतिक्रिया का महत्व ये है कि ये कहीं भी छोटे छोटे गाँवों में करा जा सकता है। और जब हम संजय गांधी पीजीआई में थे तो हमने ये पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया, जो इंडिया का ही नहीं एशिया का लार्जेस्ट पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोग्राम के रूप में उभरा। और उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार के छोटे छोटे गाँवों में पेशेंट्स ने इसका लाभ उठाया और इसके द्वारा उनकी लाइफ बनी। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट की। तो जो ट्रांसप्लांटेशन प्रतिक्रिया है ये हमारे देश में कोई नई नहीं है। आप सब जानते हैं कि भगवान शिव एक बार जब गुस्से में थे उन्होंने गणेश जी का सर काट दिया था, और फिर जब पार्वती जी ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने एक हाथी का सर गणेश जी के ऊपर लगाया। तो ट्रांसप्लांटेशन की प्रतिक्रिया तो हमारे देश से ही उभरी है, इसलिए इसी का इस्तेमाल किडनी की बीमारी में किया गया है। और किडनी की बीमारी का अगर सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव इलाज है आज की डेट में तो किडनी ट्रांसप्लांट ही है। तो क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट? ये एक प्रतिक्रिया है जिसमें नॉर्मल इंसान से, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि
हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, लेकिन अगर हमने अपना काम चलाना है तो एक गुर्दा भी उसके लिए सफिशिएंट है, यानी दूसरा गुर्दा एक एक्स्ट्रा एक स्टेपनी की तौर पे लगा हुआ है। और कुछ लोग पैदा भी एक गुर्दा एक किडनी के साथ होते हैं, उनकी भी सारी ज़िंदगी निकल जाती है। अगर वो एक किडनी हेल्दी है तो उनका सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, उनको पता भी नहीं चलेगा जब तक हम अल्ट्रासाउंड करें, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आएंगे। इसीलिए जब किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो हम एक स्वस्थ आदमी से उसका एक गुर्दा निकालते हैं और उसको एक बीमार जो किडनी का मरीज है उसमें डाल दिया जाता है। और इससे यही एक प्रतिक्रिया है जिससे वो बीमार आदमी क्रॉनिक किडनी डिजीज का एक नॉर्मल लाइफस्टाइल कर सकता है। एक और तरीका है और वो है कैडेवरिक डोनेशन, और इसमें आप लोगों का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का बहुत अहम महत्व है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया का हाईएस्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स अक्सर ब्रेन डेथ पे जाते हैं। जो हमने किडनीज निकालते हैं कैडेवरिक सोर्स में, वो हम हार्ट डेथ के बाद नहीं निकाल पाते, वो हम तभी निकाल सकेंगे जब हार्ट की पंपिंग इंटैक्ट हो और ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यानी ब्रेन डेथ हो। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वाले मरीज ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन डेथ हो गया होता है, हार्ट फंक्शन कर रहा होता है, और ये आइडियल कैंडिडेट्स हैं हर तरह के ऑर्गन डोनेशन के लिए, चाहे वो हार्ट हो, किडनीज हो, लिवर हो या इंटेस्टाइन हो। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट है, लेकिन ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब हम ऑर्गन डोनेशन रेट की बात करते हैं तो ये भी दुनिया से सबसे कम है। हम लोग सबसे ज़्यादा हिचकिचाते हैं आफ्टर ब्रेन डेथ ऑर्गन देने के लिए। तो इसके लिए हमको एक प्रण करना होगा, एक रिजॉल्व लेना होगा, अपने जीते जागती एक हमें ऑर्गन डोनेशन कार्ड साइन करना चाहिए। आजकल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनता है तो उसके पीछे एक छोटा सा टिक मार्क होता है, एम आई विलिंग टू बी ऑर्गन डोनेशन। तो मैं आप सबसे आज ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप सब जाके, अगर आपने नहीं वो साइन किया है तो ज़रूर अपने आप को एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर बनाइए। और यही नहीं, अपने पड़ोसियों में, अपने समाज में ऑर्गन डोनेशन की जागरूकता बढ़ाएं, ताकि हम किडनी की बीमारी को इफेक्टिवली टैकल करें और किडनी ट्रांसप्लांट सब पेशेंट्स जो भी बीमार लोग हैं उनको ऑफर कर सके। अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर क्या पेशेंट का इलाज करा जाए, या अगर पेशेंट के गुर्दे फेल हो गए उनको डायलिसिस दिया जाए या ट्रांसप्लांट दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, ट्रांसप्लांट डायलिसिस से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम 100 पेशेंट्स का आज डायलिसिस शुरू करें तो साल के एंड में 75 लोग बचेंगे, यानी 20 से लेकर 25 लोग ये बच नहीं पाएंगे। ये तब जबकि डायलिसिस आइडियली हो रहा है हफ्ते में 3 बार। हमारे देश में तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़्यादातर डायलिसिस करते हैं, तो ये रेट दुगना है, यानी 100 में से 50 ही बच पाएंगे। अगर कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हो रहा है तो 100 में से 92 बच पाएंगे, 8 में कैडेवरिक किडनी भी फेल हो जाती है। तो देखिए कितना डिफरेंस है। और अगर लाइव रेटेड ट्रांसप्लांट है, अगर कोई जीता जागता स्वस्थ इंसान उनको किडनी दे रहा है तो 96% सक्सेस रेट है ऑर्गन किडनी ट्रांसप्लांट का। और एक समय था लोग सोचते थे कि डायबिटीज के पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, लेकिन ये देखा गया है कि डायबिटीज के पेशेंट्स में भी आज की डेट में उनके लिए भी सबसे इफेक्टिव डायलिसिस से ज़्यादा इफेक्टिव ट्रांसप्लांट है। अगर डायलिसिस पे रखें, डायबिटिक पेशेंट्स केवल 8 साल जीवित रहेंगे, ट्रांसप्लांट करें तो 25 साल। नॉन डायबिटिक पेशेंट्स भी अगर स्वस्थ हैं, अगर ऑप्टिमल डायलिसिस है, कुछ पेशेंट हो सकता है 20 साल चल जाए, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट कराएं तो यही पेशेंट में भी 31 से 35 साल ट्रांसप्लांट के चल सकते हैं। और ये बताता है, ये खर्चा बता रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में कि सबसे ज़्यादा खर्चा होता है हीमोडायलिसिस पे। तो ये डॉलर्स में एक्सपेंडिचर है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में। ये है पेरिटोनियल डायलिसिस पे और ये है ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट सबसे इफेक्टिव इलाज है और सबसे सस्ता भी इलाज है। और सबसे अच्छा तरीका ट्रांसप्लांट करने का होता है प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट, यानी बिना डायलिसिस के। यानी किडनी, जब हम किडनी पेशेंट फंक्शन मॉनिटर कर रहे हैं, 100 से वो गिरता जा रहा है और 15% से कम आए तो तुरंत उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए उस पेशेंट का, बिना डायलिसिस पे। क्योंकि डायलिसिस पे रहेंगे तो डायलिसिस पे जो खर्चा हो रहा है वो आप बचा पाएंगे। इस प्रतिक्रिया को प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहते हैं। और यही प्रतिक्रिया आज से
हम लोगों ने लगभग 20 साल पहले सबसे पहली बार संजय गांधी पीजीआई में की थी। डॉक्टर राजेश भदौरिया तब हमारे वहीं थे, हमारे साथ सर्जन मौजूद थे, उनको याद होगा। तो बहुत सब 20 साल पहले संजय गांधी पीजीआई में प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट की प्रतिक्रिया शुरू की थी। तब से कई लोगों को ये प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट किया गया। तो ट्रांसप्लांट का फायदा ये है कि वो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। जो मरीज एकदम एक हैंडीकैप पर्सन की तरह घर पे पड़ा रहता है और एक उसके लिए उसको अपने लिए 2 लोगों की सेवा करने की ज़रूरत है, वही मरीज अगर जब आपको ट्रांसप्लांट कर दें तो वो अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने सारे परिवार के लिए एक अर्निंग मेंबर बन जाता है और सोसाइटी का एक यूजफुल मेंबर बनता है। और कोई ऐसा काम नहीं है वो जो पेशेंट कर नहीं सकता। यूनाइटेड स्टेट्स की बास्केटबॉल टीम में, फुटबॉल टीम में ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, इससे ज़्यादा और क्या आपकी जान के हमें अचंभा होगा। हाँ, ट्रांसप्लांट के लिए रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस हमें मिनिमाइज करनी है, रेगुलर फॉलोअप चाहिए अपने किडनी डॉक्टर के लिए। तो किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ किया जाता है? तो ये तो जैसे मैंने आपको बताया 2 हेल्दी किडनीज हैं और जब ये बीमारी आती है तो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ऐसे में हम यहाँ नीचे एक तीसरी किडनी लगा देते हैं। कई बार ये किडनी निकालनी पड़ती है एक जगह बनाने के लिए, ज़्यादातर उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बहुत ही सरल सर्जरी है और हमारे देश में तो ट्रांसप्लांट की प्रतिक्रिया लगभग 30 साल से हो रही है। हमने संजय गांधी पीजीआई में इसको 1991 में शुरू किया था। दिल्ली जाके फोर्टिस हॉस्पिटल में हम लोगों ने 2007 में जब वो हॉस्पिटल बना हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया। 1400 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। हमारा सक्सेस रेट 98% 1 साल पे है, 85% पे 5 ईयर्स है। और यही नहीं, अब रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं तरह तरह के। पहले अगर ब्लड ग्रुप मिलता था तभी ट्रांसप्लांट करते थे, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि ब्लड ग्रुप ना मिले तब भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लड बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई है तब भी ट्रांसप्लांट हो जाता है। बच्चों में ट्रांसप्लांट किया हुआ है, अपने 2 साल के बच्चे में ट्रांसप्लांट किया है, 70 साल के बुजुर्ग में ट्रांसप्लांट किया है। स्टेरॉयड के बिना ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। HIV पेशेंट्स में एक समय था कि जब HIV से लोग डरते थे, किडनी डैमेज कर देते थे, लेकिन आज ये HIV पेशेंट में हमने संजय यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में 50 ऐसे पेशेंट्स HIV पेशेंट्स पे ट्रांसप्लांट किया हुआ है। किडनी एक्सचेंज एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, 2 परिवार आपस में मिलकर किडनी एक्सचेंज कर सकते हैं ताकि ब्लड ग्रुप मैच हो और ट्रांसप्लांट दोनों को बेनिफिट मिलता है। और लास्ट होता है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। ये भी प्रतिक्रिया दिल्ली में शुरू हो चुकी है, लेकिन ये हमने सारे देश में इस प्रतिक्रिया को बढ़ाना है और इसमें हम सब का बहुत अहम रोल है ताकि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट बचाएं। तो अगर आपने अपने गुर्दे को बचाना है, अपने टेस्ट अच्छे जल्दी करना है और इससे आपको अनेक फायदे होने हैं। इससे आपको हार्ट की बीमारी से भी बच सकते हैं। तो इसलिए एक तरह का बाय 1 गेट 1 फ्री है। अगर आप अपने गुर्दे को बचाएंगे तो हार्ट खुद ब खुद बचा रहेगा, उस पर प्रेशर कम पड़ेगा। तो ये है प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज। शुरू में गुर्दे हेल्दी होते हैं, धीरे धीरे बीमारी पैदा होती है, सिकुड़ते हैं और ये डायलिसिस मशीन की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं। सो किडनी आप एक हीरे की तरह है, छोटा ज़रूर है लेकिन अनमोल है और इसको एक बार डैमेज हो जाए तो रिपेयर नहीं कर सकते, इसको सिर्फ बदलना ही पड़ता है। इसीलिए इसका ख्याल रखें। और जैसे कि मैंने बताया, लाइफस्टाइल बीमारियां बहुत प्रमुख हैं और ये लाइफस्टाइल हमारे देश में बहुत तेज़ी से कल ओबेसिटी और किडनी डिजीज़ पे भी एक टॉक थी। हमारे यहाँ ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, तो गुर्दे की बीमारी खुद ब खुद बहुत बढ़ गई है। तो एंड में मैं आपको बताऊंगा 7 गोल्डन रूल्स कि कैसे आप किडनी से बच सकें। नंबर 1, कीप फिट एंड एक्टिव। रोज अपना व्यायाम करें, चाहे वो योग करें, चाहे जॉगिंग के लिए जाएं, जिम में जाएं। अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करें, खासकर अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है। ईट हेल्दी एंड कीप योर वेट इन चेक। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है क्योंकि जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ आ गए हैं। ये सब एलियन कल्चर है। अगर हम अपना खाना खाते जो हमारे शास्त्रों में लिखा था तो शायद ये बीमारी ब्लड प्रेशर और शुगर की नहीं होती। यही एक मुख्य कारण है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सो ईट हेल्दी और अपने वज़न पे कंट्रोल रखें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करें। 5वें नंबर पे पेन किलर्स, ये रिसर्च आई है कि पेन किलर्स जो आप बिना सोचे समझे, बिना पूछे, सिर्फ केमिस्ट से जाके पूछते हैं कि क्या मैंने दवाई खानी है, वो भी बिना जाने आपको ये दे देता है। तो एक डॉक्टर के संपर्क में रहें और पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स सीमित रूप में मॉनिटर्ड सेटिंग में करें।
डोंट इग्नोर वेग माइल्ड सिम्टम्स। जैसे मैंने आपको बताया बड़े सारे वेग सिम्टम्स, थकावट ज़्यादा होना, सांस फूलना, सूजन आना, ये सब माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो अपना चेकअप ज़रूर कराएं। अगर खासकर 40 साल से ज़रूर ऊपर है तो ज़रूर सालाना एक बार ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, EGFR, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर आप ये 7 गोल्डन रूल्स फॉलो करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप किडनी की बीमारी से बच सकेंगे। और आप स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि ये 7 रूल्स खुद भी फॉलो करें, और जो लोग इस ऑडिटोरियम में नहीं है, जो कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर पाए हैं, उनमें भी जाके जागरूकता फैलाएं कि क्या ये 7 गोल्डन रूल्स हैं और कैसे हम किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। ये कुछ किडनी के मरीज़ हैं जो हम लोगों ने जिनका गुर्दा प्रत्यारोपण किया है। ये हमारा संजय गांधी PGI का एक पेशेंट है जो आज से हम लोगों ने लगभग 25 साल पहले, जब वो स्कूल जाता था तब उसका ट्रांसप्लांट किया था। आज ये बड़ा हो गया है, इसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, और ये अपना ही नहीं बल्कि अपने वृद्ध माँ बाप का भी ख्याल रखता है, वो भी इस पर डिपेंडेंट है। ये एक कंबोडिया से एक छोटा बच्चा आया था 2 साल का, जिसका हमने ट्रांसप्लांट किया है। ये एक और बच्ची है जो कॉलेज जाती थी, अब ये खुद अपना बिजनेस संभाल रही है। और ये एक और सज्जन है जिनका हमने ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट किया था। इनकी वाइफ ने किडनी दी, इनका ब्लड ग्रुप नहीं दिखा था, तो इनका भी ABO का इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट किया था। ये है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने हमारे काम का भी रिकॉग्निशन किया है। इंडियन सोसाइटी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मुझे अवार्ड मिला था। तो ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अंग्रेजी कवि है, तो उसकी लाइन्स से मैं एंड करूँगा कि बट वी हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप एंड मंथ्स टू गो बिफोर वी स्लीप। थैंक यू। Every year, 2 to 3 young children, 20 years, 22 years, they come, they are hypertensive and they have advanced renal failure. Okay, ma'am, please. During kidney transplant, how do you manage the different blood? थैंक यू मैम। आई थिंक ये बहुत अहम सवाल है। बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स मैंने टच नहीं किया। तो किडनी ट्रांसप्लांट में अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग हो तो कैसे मैनेज करते हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज, यानी अगर आपका डोनर A है और आप B ब्लड ग्रुप है, तो आपके बॉडी में, ब्लड में A ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी। तो वो एंटीबॉडीज एस्टिमेट करते हैं और उसको सबसे ज़रूरी है उस एंटीबॉडीज़ को निकालना और फ्रेश एंटीबॉडीज़ बनना। तो फ्रेश एंटीबॉडीज़ बनने के लिए हम इम्यूनोसप्रेशन देते हैं और एक प्रोसेस होती है प्लाज्माफेरेसिस, जिससे एंटीबॉडीज़ निकाल दी जाती हैं। और साथ साथ इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है ताकि नई एंटीबॉडीज़ ना बने। जब ये एंटीबॉडी लेवल निकल जाती है, इनकी मॉनिटरिंग होती है और एक क्रिटिकल लेवल के बिलो होती है जिसका टाइटर होता है 1/8, तो हम तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और बाद में देखा गया एंटीबॉडीज रिबाउंड भी करती है, तो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। बाद में एंटीबॉडीज बढ़ती हैं तो प्लाज्माफेरेसिस की प्रतिक्रिया फिर करी जाती है। और ये जनरली देखा गया कि जो मुश्किल का समय है पहले 2 हफ्ते में होता है। 2 हफ्ते के बाद जो नई किडनी है और बॉडी में एडजस्टमेंट हो जाती है, एकोमोडेशन हो जाती है और ये बुरा वक्त निकल जाता है। Any more questions? So, Dr. Bhadoria, please conclude the talk. First of all, I will thank Dr. Gulati for having come all the way from Delhi to address us. I would specially concentrate on my younger friends sitting at the back of the auditorium. The takeaway messages from this talk should be the golden rules which Dr. Gulati enumerated. From that we can see to remain healthy does not require any money, does not require anything. It only requires perseverance with a healthy lifestyle. The other thing which we can all do, which he suggested, and which will go a long way in establishing cadaveric transplant in our country also, is to tick that we are ready for organ donation post our death, roadside accident or something. And the third thing which I would like to stress is
casualty evacuation from the site of accident. Unfortunately, we are lagging behind, and so therefore cadaveric transplants are not taking off in our country. Casualty evacuation would be that phenomena, a person whose brain has been damaged beyond repair is shifted to the tertiary care level hospital, and he can be revived. His heart can be revived, his respiration can be revived, his renal function, kidneys are pouring out urine, and his family are willing to donate it. It is because of this precise purpose the definition of death in our country was changed. It is now brain dead means you are dead. So with these words, I think I would conclude. I think these are the major messages for all of us, and with this I conclude. Thank you. आ चुकी हैं। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें और सभी लोग आगे आ जाएं। पीछे ज़्यादा बैठे हैं, आगे आके आगे वाले सीटों पर बैठिए सभी लोग जल्दी से। हमारे ये टॉक खत्म हो चुकी है और वीसी मैडम हमारे बीच में हैं, तो मेरा अनुरोध है कृपया आएँ, हमारे स्पीकर और चेयरपर्सन को फेलिसिटेट करें। ये मैडम आ जाओ अंशिका इधर।